टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 तक। स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 तक के किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। जब थर्ड पर्सन की ओपिनियन क्या हो जाती है? रेलेवेंट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 से। सेक्शन 45 किसके बारे में बात करता है? ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में बात करता है सेक्शन 45। ओपिनियन ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन इज रेलिवेंट, सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सपर्ट। अगर हम बात करते हैं कौन से पर्सन की, जो स्पेशली क्या है? स्किल्ड है। किस में? फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, हैंडराइटिंग में, फिंगर इंप्रेशन में, उसकी ओपिनियन अगर रेलिवेंट होती है तो वो पर्सन क्या कहलाता है? एक्सपर्ट कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति है उसके पास क्या है? वो स्किल्ड है, यानी कि वो स्किल्ड है हैंडराइटिंग पहचानने में। फॉर एन एग्जांपल, एक डॉक्यूमेंट है, वो ए ने लिखा है या नहीं लिखा, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है वो ए के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया। अगर कोई पर्सन स्पेशली स्किल्ड है, वो बता सकता है कि ये हैंडराइटिंग ए की है या नहीं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट ए के द्वारा लिखा गया है या नहीं, उसकी ओपिनियन देना, और वो ओपिनियन क्या होगी? रेलिवेंट होगी, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? एक्सपर्ट कहलाएगा। तो यानी कि क्या? एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में बात करेगी ये सेक्शन 45 में। बैरेक्ट की लैंग्वेज से देखते हैं। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन upon a point of foreign law or of science or art or as to identify of handwriting or finger impression। अगर हम बात करते हैं जब कोर्ट को क्या करनी होती है? ओपिनियन क्या करनी होती है? फॉर्म करनी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कौन कौन से पॉइंट पे? अगर रिगार्डिंग फॉरेन लॉ कोई भी ओपिनियन फॉर्म करनी है, साइंस से रिलेटेड कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या करनी है? ओपिनियन फॉर्म करनी है किसी कोर्ट को। आइडेंटिफाई करना है कि हैंडराइटिंग ए की है या नहीं है, उस व्यक्ति की है या नहीं, या ये साइन ए के द्वारा करा गया है इस डॉक्यूमेंट पे या नहीं, फिंगर इंप्रेशन से रिगार्डिंग। तो इस सिचुएशन में क्या करती है कोर्ट? द ओपिनियन अपॉन दैट फैक्ट ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट और इन क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन आर रेलिवेंट फैक्ट्स। यानी कि इस सिचुएशन में जिस पर्सन के पास क्या होती है, जो पर्सन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड होता है उस चीज को क्या करने के लिए? पहचानने के लिए कि ये हैंडराइटिंग ए ने लिखी गई है या नहीं लिखी गई है ए के द्वारा, ये फिंगर इंप्रेशन किसका है? ए का है या नहीं है। इस चीज पे ओपिनियन देता है, तो उसकी ओपिनियन क्या कहलाई जाती है? रेलिवेंट फैक्ट कहलाया जाता है। सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट, और वो पर्सन क्या कहलाया जाता है? एक्सपर्ट कहलाया जाता है। ध्यान से समझना, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है, बट वो कोर्ट को क्या नहीं करता? बाउंड नहीं करता। यानी कि एक्सपर्ट की ओपिनियन के द्वारा कहा गया ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए ने लिखा है, तो ये क्या है? एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है, बट कोर्ट को बाउंड नहीं करती। यानी कि कोर्ट ये मान सकता है और नहीं भी मान सकता कि ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? ए के द्वारा लिखा गया है। यानी कि जो ओपिनियन है इसकी एक्सपर्ट की, वो बाइंडिंग नहीं होती, बाउंड नहीं करती कोर्ट को। वो पर्सन क्या कहलाया जाता है? एक्सपर्ट कहलाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन इट इज एडमिसिबल। अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन कब एडमिसिबल होती है? दो सिचुएशन पे। व्हेन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नेसेसरी, यानी कि कोर्ट को लगता है इस पॉइंट पे एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, कोर्ट विल इंश्योर दैट पर्सन इज रियली एन एक्सपर्ट। कोर्ट क्या करेगा? इंश्योर करेगा जो पर्सन ओपिनियन दे रहा है इस पॉइंट पे वो पर्सन एक्सपर्ट है या नहीं है। अब हमसे समझने की कोशिश करना। ओपिनियन ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, नॉट क्वालिफाइड बट स्किल्ड पर्सन। अब देखिए, जब हमने सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पढ़ा तो वहां पे क्या लिखा था? किस पर्सन की ओपिनियन? जो पर्सन क्या है? स्पेशली स्किल्ड है। यानी कि कहीं भी सेक्शन 45 में एविडेंस एक्ट में मेंशन नहीं करा गया कि वो जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि स्पेशली स्किल्ड के अंदर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड पर्सन भी आएंगे। कोई भी पर्सन अगर क्वालिफाइड नहीं है वो भी क्या कहलाया जाएगा? एक्सपर्ट कहलाया जाएगा, अगर उसके पास क्या है? वो क्या है? पर्सन स्पेशली स्किल्ड है। अब केस लॉ से समझते हैं। अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है।
द ओपिनियन ऑफ अ प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ, जो ओपिनियन है किसकी, प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ की, एज टू द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन क्वेश्चन, जब किस क्वेश्चन के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, कि ये गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज हुआ है कि ये गोल्ड नकली है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, पहले मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं इसे। आपने नॉर्मली देखा होगा, आप कोई भी अपना क्या रहते हैं आर्टिकल लेके जाते हैं, जैसे चेन हो गई, रिंग हो गई, आप क्या ले गए, ज्वेलरी शॉप पे, गोल्ड शॉप पे ले गए। वहां आपने जो भी आपके अंकल, जो भी वो गोल्ड स्मिथ होगा, उसे आप वो रिंग दिखाते हैं, वो बैठे क्या कहते हैं, ये रिंग तो असली है, ये रिंग तो नकली है। वो एकदम ही क्या आपके आर्टिकल को देख के ही क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये गोल्ड असली है, नकली है। कैसे? उनके पास क्या कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है? मैं बात कर रहा हूं पहले के टाइम पे ही। आई नो कि अब लोग क्या करते हैं, गोल्ड या डायमंड कोर्सेज होते हैं, वो करते हैं, क्वालिफिकेशन होती है इन सब चीजों की भी। बट जो पुराने सुनार थे, वो आर्टिकल को देख के ही क्या कर लेते थे, रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि ये आर्टिकल क्या है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, इसका गोल्ड किस क्वालिटी का है। तो कैसे कर लेते थे? उनकी क्वालिफिकेशन ही क्या थी, उनका एक्सपीरियंस। The opinion of a professional goldsmith as to the purity of gold in question was held to be relevant as the opinion of an expert, though he had no formal qualification. उस गोल्डस्मिथ के पास कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? His only qualification was experience. उसका एक्सपीरियंस है, उसका क्या थी, क्वालिफिकेशन थी। क्लियर? तो यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि एक्सपर्ट हम उस पर्सन को भी कह सकते हैं जिसपे क्या ना हो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन ना हो, कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन ना हो, उसका एक्सपीरियंस ही क्या माना जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज द ओपिनियन ऑफ स्किल्ड पर्सन विदाउट डिग्री विदाउट क्वालिफिकेशन इज एडमिसिबल? अब भी हमने देखा कि अगर कोई भी पर्सन है, वो क्या है, स्किल्ड पर्सन है, उसकी ओपिनियन क्या एडमिसिबल है? जब हमने अभी पीछे देखा कि हमने जिस पर्सन के पास कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी, हमने उसको भी क्या माना है, उस पर्सन को भी क्या माना है, एक्सपर्ट माना है। तो यानी कि उसकी ओपिनियन भी क्या होनी चाहिए, एडमिसिबल होनी चाहिए। यस, आंसर है यस, बिकॉज सेक्शन 45 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टॉक्स अबाउट द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन आर रेलिवेंट फैक्ट एंड सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट। यानी कि कोई भी क्या है, हमारा स्पेशली स्किल्ड पर्सन है, किस फील्ड्स में, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन, तो वो फैक्ट क्या होगा, उसकी ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगी, और वो पर्सन क्या कहलाएगा, एक्सपर्ट कहलाएगा। हाउएवर कोर्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस यानी कि कोर्ट ज्यादातर एक्चुअल प्रैक्टिस की हम बात करते हैं, तो कोर्ट किस चीज को प्रिफर करती है, कोर्ट प्रिफर अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट को कोर्ट क्या करती है, प्रिफर करती है, सो दैट हिज टेस्टिमनी ओपिनियन would not be challenged at any state, क्योंकि उस व्यक्ति की यानी कि क्वालिफाइड एक्सपर्ट की जो टेस्टिमनी है, उसका ओपिनियन है, वो चैलेंज नहीं करा जा सकता किसी भी स्टेज पे, could not be challenged at any stage. If no qualified expert, अगर कोई भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट नहीं है, if no qualified expert is available, the court can admit, कोर्ट क्या करेगी, एडमिट करेगी किसकी ओपिनियन, द ओपिनियन ऑफ एन अनक्वालिफाइड एक्सपर्ट आल्सो, यानी कि अनक्वालिफाइड एक्सपर्ट की भी ओपिनियन क्या करी जाएगी, एडमिट करी जाएगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। X found dead and a bottle of poison was found beside his dead body. अगर हम बात करते हैं, देखिए एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या है, अब एक व्यक्ति है X, उसकी डेड बॉडी के पास एक पॉइजन की बोतल मिली है। डॉक्टर इन हिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट गिव द ओपिनियन दैट X डाइड ऑफ पॉइजन। अब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है, ओपिनियन दी है कि जो एक्स है वो कैसे मरा है, पॉइजन की वजह से मरा है। सो हियर द फैक्ट दैट सेम पॉइजन बोतल वाज फाउंड नियर हिज बॉडी सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर कौन था, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन थी उसे सपोर्ट करा जाएगा एज टू कॉज ऑफ डेथ। यानी कि सेम पॉइजन बोतल कहां हमें मिली थी, डेड बॉडी के पास, यानी कि एक्स की जहां डेड बॉडी थी वहां पे उसके आसपास सेम पॉइजन की बोतल मिली थी। तो ये चीज क्या करेगा, ये फैक्ट सपोर्ट करेगा किसकी ओपिनियन को, एक्सपर्ट की ओपिनियन को। एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है हमारी, कि डॉक्टर ने कहा है जो एक्स मरा है वो कैसे मरा है, पॉइजन से मरा है। क्लियर? अब इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं हमारे सेक्शन 45 के। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। अगर हम बात करते हैं, ये चीज क्या है, क्वेश्चन में है कि वेदर जो ए की डेथ हुई है वो पॉइजन से हुई है या नहीं हुई। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, और देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, आप ये भी देख सकते हैं
कि इस पॉइजन का सिम्टम्स क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति इस पॉइजन को खाता है तो उसको क्या सिम्टम्स होता है, यानी कि मरने से पहले उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा कि झाग निकल जाती है मुंह पे, चक्कर आने लग जाते हैं, वो चीजों को इधर उधर गिरता है, लाइक क्या सिम्टम्स है उस पॉइजन के। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम प्रोड्यूस बाय द पॉइजन by which A is supposed to have died are relevant। जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन देगा सिम्टम्स की, कौन से सिम्टम्स की, जो वो पॉइजन क्या करा जाता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे ए की क्या हुई है, मृत्यु हुई है, वो फैक्ट भी क्या होगा, वो ओपिनियन भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए हम एक्सपर्ट ओपिनियन में देख क्या रहे हैं। अगर कोई भी चीज कहीं पे भी कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को डाउट होता है कि इस जगह हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, क्या इस जगह बहुत ज्यादा जरूरी है, किसकी ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन, तो कोर्ट क्या करता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेता है। आपने देखा होगा ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो वो भी क्या है, एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है। लाइक कई बार क्या होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए जाते हैं जानबूझ के। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी व्यक्ति को आपने क्या करा, जान से मार दिया और उसके आसपास क्या रख दी, पॉइजन की बोतल रख दी और सुसाइड नोट लिख दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके कि उससे लगेगा कि जो ए पर्सन मरा है उसने क्या करी, सुसाइड अटेम्प्ट करी है, ना कि आपने उसका क्या करा है, मर्डर करा है। तो जब कोर्ट को ऐसे सर्कमस्टांसेस दिखते हैं तो कोर्ट क्या करता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन कि ए की डेथ कैसे हुई है, तो वहां तुरंत ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा कि उसको क्या करा गया, उसको पेट में चाकू मारा गया है, गोली से मारा गया है, जो भी चीज है। क्लियर। तो जब कंक्लूजन निकालना होता है तो एक्सपर्ट ओपिनियन पे क्या करता है, बिल्कुल सही, अपनी कोर्ट क्या करता है, फॉर्म कर लेता है ओपिनियन को। द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर क्वेश्चन उठता है कि जो ए एक्ट करा, यानी कि जो ए ने सर्टेन एक्ट करा है वो अनसाउंडनेस में करा है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि वो जो उसने एक्ट करा उस टाइम उसे नहीं पता था कि वो एक्ट किस नेचर का है। क्लियर। दैट ही वाज डूइंग what was either wrong or contrary to law. The opinion of expert upon the question whether the symptom exhibited by A commonly show unsoundness of mind and whether such unsoundness of mind usually renders person incapable of knowing the nature of the act which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law are relevant। अगर हम बात करते हैं, मैंने कोई भी एक्ट करा है, क्लियर, अब मैं कहता हूं उसमें मैंने क्या करा, लॉ का क्या करा, वायलेशन करा। अब वो एक्ट मैं क्या लेता हूं, मैं अपना क्या लेता हूं, एक तरीके से एक्सेप्शन लेते हुए कहता हूं कि सर जज साहब मैंने ये एक्ट क्या करा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में करा है, मैं क्या हूं, लुनेटिक हूं, मुझे क्या आते हैं, सर्टेन शॉक्स आते हैं। लुनेटिक पर्संस कौन से होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आएगा, अपनी मूवी देखी होगी गजनी, कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो उस टाइम के लिए मैंने कहा कि जब ये मैंने एक्ट करा था, मैं क्या था, मेरा जो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि मैं एक्ट का नेचर को इनकेपेबल यानी कि जानने के लिए इनकेपेबल था, मैं अनसाउंडनेस में मैंने क्या कर दिया, ये एक्ट कर दिया, वॉयलेशन मैंने अपने होशो आवाज में नहीं करा है। तो इस चीज पे कोर्ट क्या कह रहा है, एक्सपर्ट अगर डॉक्टर क्या देगा, अपनी ओपिनियन देगा कि इस व्यक्ति ने ये सिम्टम्स थे इसके, अपनी ओपिनियन देगा कोर्ट को, और कोर्ट उस ओपिनियन पे क्या करेगी, अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने सच में एक्ट क्या करा, अनसाउंडनेस में करा है या होशो आवाज में किया है। अब यहां पे एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर सी। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए। अगर बात उठती है कोर्ट में कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए ने लिखा है या नहीं लिखा, ये ए के द्वारा डॉक्यूमेंट लिखा गया या नहीं लिखा गया। अनदर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव बीन रिटन बाय ए। अनदर डॉक्यूमेंट क्या करा गया, कोर्ट में प्रोड्यूस करा गया है और प्रूव्ड हो चुका, एडमिट हो चुका है कि ये डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है। क्लियर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, विजुअलाइज करना चीजों को। एक डॉक्यूमेंट है, उस पर क्वेश्चन है कि ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 ये ए के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया। दूसरा डॉक्यूमेंट है D2, तो D2 ये प्रूव्ड हो चुका है डॉक्यूमेंट किसने लिखा है, ए ने लिखा है। तो द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑन द क्वेश्चन वेदर द टू डॉक्यूमेंट वर रिटन बाय द सेम पर्सन और बाय डिफरेंट पर्सन आर रेलिवेंट। अब एक्सपर्ट इस पे ओपिनियन देगा, जो D1 है यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 डॉक्यूमेंट नंबर 2 दोनों एक व्यक्ति ने लिखी है या डिफरेंट व्यक्ति ने लिखी है, ये ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अगर कोई पॉइंट, कोई इलस्ट्रेशन, कोई पॉइंट एक बारी में नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को एक से ज्यादा बार रिपीट करके सुन लीजिए। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोभाल .22 में DM कर सकते हैं।
अदरवाइज आप कमेंट में भी मुझे मेंशन कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट इस लाइन से इस लाइन समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट इट अगेन, या उस टॉपिक पे पर्टिकुलरली मैं क्या कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 45A, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब यहां से हमें क्या समझ आ रहा है, एग्जामिनर किसका, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसकी ओपिनियन भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी। When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer source or any other electronic or digital form. किसी भी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट को क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करनी है किसी भी मैटर से। कौन सा मैटर, मैटर किससे रिलेटिंग होना चाहिए, रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर सोर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। यानी कि जो मैटर है वो किससे रिलेटेड है, हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो किसमें स्टोर्ड है, ट्रांसमिटेड करी गई है, स्टोर्ड करी गई है किसी भी कंप्यूटर सोर्स में या अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में क्या है, वो स्टोर्ड है या ट्रांसमिटेड है। द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस referred to in section 79 capital A of the Information Technology Act 2000 is a relevant fact। अगर हम बात करते हैं कोर्ट को किसी भी प्रोसीडिंग्स में किसी भी पॉइंट पे क्या करनी पड़ रही है, ओपिनियन को क्या करना पड़ रहा है, फॉर्म करना पड़ रहा है, किस मैटर से रिलेटेड, कोई भी मैटर है रिलेटिंग किससे, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और वो ट्रांसमिटेड करा गया है, स्टोर्ड करा गया है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी डिजिटल फॉर्म पे, उस पर किस पर्सन की ओपिनियन ली गई है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के। और एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहां पे डिफाइंड है, बिल्कुल सही, सेक्शन 79 कैपिटल ए ऑफ द आईटी एक्ट 2000 में। यानी कि एग्जामिनर की ओपिनियन क्या कहलाई जाएगी, रेलिवेंट कहलाई जाएगी, जब कोर्ट को क्या करनी होगी, फॉर्म करना होगा ओपिनियन किस मैटर पे, मैटर रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। एक्सप्लेनेशन। For the purposes of this section, an examiner of electronic evidence shall be an expert। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की किसके, सेक्शन 45 कैपिटल ए के एविडेंस एक्ट में, तो पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट कौन होगा, यानी कि सिंपल सी बात कह लीजिए, अगर हम बात करते हैं ओपिनियन किस मैटर से, मैटर रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर सोर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, तो उस पे पर्सन कौन ओपिनियन देगा, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और तो वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा जो ओपिनियन देगा, एक्सपर्ट। तो यानी कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या कहलाया जाएगा, एक्सपर्ट कहलाया जाएगा। कम टू द सेक्शन नंबर 46 ऑफ द एविडेंस एक्ट, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट if they support or are consistent with the opinion of expert when such opinion are relevant। अगर हम बात करते हैं जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन क्या है, रेलिवेंट है, और कोई फैक्ट है जो उसकी ओपिनियन को क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, या उस ओपिनियन के क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि उस ओपिनियन से जो एक्सपर्ट ने दिया उसके अपोजिट हो, वो फैक्ट भी क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा, जब एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। और सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। एनी फैक्ट सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट किसका, विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट, जब एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या हो, रेलिवेंट हो, और कोई फैक्ट हो सपोर्ट कर रहा हो किसके ओपिनियन को, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की, या इनकंसिस्टेंट हो एक्सपर्ट की ओपिनियन के लिए, यानी कि अपोजिट हो, जो भी एक्सपर्ट की ओपिनियन है उसके अपोजिट हो कोई फैक्ट, या कोई फैक्ट उसे सपोर्ट कर रहा हो एक्सपर्ट की ओपिनियन को, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन को, तो वो फैक्ट भी क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा, अगर ओपिनियन जो हमारे एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो रेलिवेंट होगी तो। क्लियर? इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय अ सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पर्सन exhibited certain symptoms which expert affirms or deny to be the symptoms of that poison is relevant। अब इसे समझते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल है, कई बच्चों को नहीं समझ आता। देखिए एक एक्स पर्सन है, उसने क्या करा, मान लो उसने ए व्यक्ति को क्या दिया है, पॉइजन दिया है, और उसने वो सेम पॉइजन बी और सी को भी दिया है। अब एक्स ने क्या करा, पॉइजन दिया बी एंड सी को। अब बी और सी ने अपने मरने से पहले कुछ सिम्टम्स करे। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मुंह से झाग निकलना, चक्कर आ जाना, कुछ भी थे उस पॉइजन के, जो भी क्या थे सिम्टम्स थे, वो बी और सी को हुए। अब जो ए के सिम्टम्स हैं, यानी कि ए को भी एक्स ने ही जहर दिया था, अब ए के सिम्टम्स
बी और सी के सिम्टम से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब एक्सपर्ट की ओपिनियन थी कि जो बी और सी को पॉइजन दिया गया और जो ए को पॉइजन दिया गया है वो क्या है, सेम है। मान लो एक्सपर्ट की ओपिनियन थी जो एक्स ने पॉइजन दिया वो ए बी सी को क्या दिया है, सेम दिया है। अगर ए के सिम्टम्स बी और सी के सिम्टम से मैच होते हैं तो ये चीज क्या हो गई, एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या थी कि पॉइजन सेम है, तो ए के सिम्टम्स अगर बी और सी के सिम्टम से सेम है तो इस फैक्ट ने क्या करा, सपोर्ट करा किसकी ओपिनियन को, एक्सपर्ट की ओपिनियन को। अगर ए के सिम्टम क्या है, डिफरेंट थे बी के और सी के सिम्टम से, तो एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या थी कि एक्स ने सेम पॉइजन दिया ए और बी सी को, तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा किसके, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के। क्लियर, अब समझ आया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग when relevant. When the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person. अगर हम बात करते हैं जब कोर्ट को क्या करनी है, फॉर्म करनी है ओपिनियन, किसी भी व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है या इस डॉक्यूमेंट में जो साइन हुए हैं वो इस व्यक्ति के हैं या नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है, ओपिनियन लेती है किस पर्सन की, any person acquainted with handwriting of person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or by signed by that person is a relevant fact. कोई भी पर्सन, एनी पर्सन acquainted with the handwriting, वो ओपिनियन देता है कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन के द्वारा लिखा गया है, ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन के द्वारा नहीं लिखा गया है, इस डॉक्यूमेंट में इस व्यक्ति के साइन है या इस डॉक्यूमेंट में इस व्यक्ति के साइन नहीं है। ये ओपिनियन क्या होती है, रेलिवेंट कहलाती है। अब कौन वो पर्सन होते हैं जो ओपिनियन दे सकते हैं, वो हमें एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप पढ़ना, बट पहले आप किसे देखना एक्सप्लेनेशन की, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 47 स्टेट्स दैट पर्सन हु आर कंसिडर्ड टू बी एक्वेंटेड विद अनदर्स हैंडराइटिंग। कौन कौन से पर्सन हैं जो अपनी ओपिनियन देंगे हैंडराइटिंग पे, हु हैज सीन दैट पर्सन राइट, जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो। दूसरा, हु हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन, जिसने क्या करे हो, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड करे हो जो किसके द्वारा लिखे गए, उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस्ड टू दैट पर्सन। अब इस पॉइंट पे एग्जांपल समझाता हूं। कोई भी मेरा फ्रेंड है, क्लियर, मुझे लेटर्स भेजता है, तो वो जो मुझे लेटर्स भेजता है तो उसकी हैंडराइटिंग मुझे पता होगी। अगर कहीं भी क्वेश्चन उठता है ये डॉक्यूमेंट ए, जो आपका फ्रेंड था, शुभम सर का फ्रेंड था ए, उसके द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूं, ओपिनियन दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे उसके क्या है, लेटर रिसीव करता हूं, मुझे उसकी हैंडराइटिंग के बारे में पता है, मैं उसे रिप्लाई भी करता हूं। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मेरा कोई सर्वेंट है, कोई लेटर्स आया तो वो मैंने देखा है, अब मैंने कहा इस लेटर का आप रिप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि जो मेरा सर्वेंट है वो भी उस हैंडराइटिंग को जानता है। ऐसी अथॉरिटी है या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें वो पर्सन भी उस पर्सन की हैंडराइटिंग को जानता है, मेरे फ्रेंड की, तो वो पर्सन भी क्या दे सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है कोर्ट में। हु हैज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन और सच पर्सन और सच डॉक्यूमेंट्स आर हैबिचुअल सबमिटेड टू हिम। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट रिसीव्ड होते हैं जिससे आप राइटिंग को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल देता हूं, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की हैंडराइटिंग पहचान में आती है आपको, नहीं आती, बट जो उसके साइड में क्लिनिक के मेडिकल स्टोर होता है वो तुरंत उसकी हैंडराइटिंग समझ लेता है। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे यानी कि डेली पे क्या होते हैं, उस पे 100 पेशेंट आते हैं और वो डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन क्या कर देता है, मेडिसिन लिख देता है और फिर क्या चले जाता है, वो पेपर किसके पास चले जाता है, बिल्कुल सही, मेडिकल स्टोर वाले के पास। तो मेडिकल स्टोर वाला देखता है कि हाँ ये मेडिसिन मुझे क्या देनी है, पेशेंट को देनी है। तो वहां से आप क्या समझ पा रहे हो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे यानी कि मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर की हैंडराइटिंग के बारे में पता है कि ये हैंडराइटिंग डॉक्टर साहब की है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन उठता है ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया, तो वहां पे वो मेडिकल स्टोर वाला क्या दे सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे वो क्या करता है, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है जहां पे वो दवाई क्या करते हैं, पेशेंट को बता देंगे ये दवाई आपको इतनी बार लेनी है, ये मेडिसिन लेनी है, तो उसके बारे में वो डेली देखता है, उन मेडिसिन को रीड आउट करता है, तो वहां से हैंडराइटिंग के बारे में पता चलता है डॉक्टर साहब की, तो उसकी ओपिनियन भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी। समझ गए तीनों पॉइंट क्या थे। अगर आपने किसी व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, सेकंड क्या है,
जब आप डॉक्यूमेंट रिसीव करते हो, उसका रिप्लाई करते हो, यानी कि लेटर आप रिसीव करते हो, तो आपको आपके फ्रेंड के बारे में, उस पर्सन के बारे में क्या है, उसकी राइटिंग के बारे में नॉलेज है। थर्ड क्या कहता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट रिसीव करते हो रिटर्न में उस पर्सन से। क्लियर? तो अब रीड आउट क्या करते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज। कम टू द बैक स्लाइड। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ए पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लिखते हुए देखा है, तो वो भी क्या दे सकता है, उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग के लिए क्या दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है। और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person। तो यानी कि क्या है, कोई भी क्या है, लेटर आप रिसीव करते हो, उनका रिप्लाई करते हो, तो यानी कि जब आप अपने फ्रेंड से लेटर, ये एग्जांपल याद आ गया ना, जब आप क्या करते थे, अपने फ्रेंड से लेटर्स में बात करते थे, तो वो लेटर्स आपको भेजता था, आप उसे लेटर भेजते थे, तो आपको अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग के बारे में पता है। क्लियर? तो आप भी ओपिनियन दोगे, तो वो ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। और व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला कौन सा एग्जांपल था, बिल्कुल सही, कौन सा, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक। डॉक्टर साहब का जो पेपर रहता है, जिसमें वो क्या करते हैं, मेडिसिन को क्या करते हैं, बिल्कुल प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपना, तो वो किसके पास जाता था, मेडिकल स्टोर वाले के पास। क्लियर? तो वो क्या करता था, डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग को जानता है, तो वो अगर ओपिनियन देता है, तो वो ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। तो हमें क्या पता चला, कौन कौन पर्सन दे सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? तो कम टू द नेक्स्ट, इलिस्ट्रेशंस। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशंस क्या है। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ ए। अगर हम बात करते हैं, अब ऐसी सिचुएशन है, जो लेटर लिखा गया है वो ए की हैंडराइटिंग का है या नहीं है, यानी कि ये लेटर ए के द्वारा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, यानी कि जो उस लेटर में हैंडराइटिंग है वो ए की है या नहीं है। ए कौन है, मर्चेंट इन लंदन। बी इज अ मर्चेंट इन कैलकाटा हु हैज रिटन लेटर्स एड्रेस्ड टू ए एंड रिसीव्ड द लेटर्स purporting टू बी रिटन बाय हिम। अब बी क्या है, मर्चेंट है, कहां पे, कलकत्ता में। जो किसने, बी ने क्या करे, लेटर्स रिसीव करे, यानी कि लेटर्स किसके द्वारा भेजे जाते थे, ए के द्वारा। बी ने क्या करा, लेटर्स को रिसीव करा और उसका रिप्लाई करा। सी इज अ बीज क्लर्क हुज ड्यूटी टू was to examine and files B's corresponding. D is B's broker to whom B Habitual submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising with him thereon। देखिए इस सिचुएशन में क्या था, ए क्या था, मर्चेंट इन लंदन, वो क्या करता था, लेटर्स देता था, किसे, बी को। बी क्या करता था, रिसीव करता था लेटर्स को। क्लियर? अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी क्या है, बीज क्लर्क, जो क्या करता था, रिप्लाई फाइल करता था, किसके, एज लेटर के, यानी कि जो लेटर ए के द्वारा भेजे जाते थे बी को, उसका रिप्लाई कौन फाइल करता था, सी करता था। तो सी कौन था, बी का क्लर्क। अब डी कौन था, डी किसका ब्रोकर था, बीज ब्रोकर। डी भी क्या था, बी का ब्रोकर था, एडवाइजर था, जो क्या करता था, एग्जामिन करता था लेटर्स को। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन उठता है कि जो लेटर है ए की हैंडराइटिंग में है, यानी कि ए के द्वारा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो चाहे बी हो, सी हो, डी हो, वो जो ओपिनियन देंगे किसके रिगार्डिंग, लेटर, यानी कि वो लेटर की जो हैंडराइटिंग है वो ए की है या नहीं, यानी कि लेटर ए के द्वारा लिखा गया है, नहीं लिखा गया, वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। द ओपिनियंस ऑफ बी, सी एंड डी on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C nor D ever saw A write। जबकि किसी ने भी B, C, D ने कभी भी क्या नहीं देखा, A को लिखते हुए नहीं देखा। अगर हम बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल, देखिए इसे और सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं। A कौन है, मर्चेंट है लंदन में, ठीक। B कौन है, मर्चेंट है कैलकाटा में। A कौन हो गया, एक मेरा फ्रेंड है, और B कौन हो गया, मैं हो गया। तो A मुझे लेटर भेजता है, ठीक। अब जो मेरा, अब यानी कि जो मेरा क्लर्क है वो क्या करता है, उस लेटर का रिप्लाई करता है, यानी कि जो लेटर है उसे मैं रिसीव करता हूं, पढ़ता हूं, जो उसका रिप्लाई होता है मैं उसे बताता हूं ये चीज लेटर में लिख के भेज दो। तो जो मेरा क्लर्क है सी, वो क्या करता है, रिप्लाई करता है, किसका, एज लेटर को, तो वो भी एक बार देखता है लेटर को। क्लियर? जो डी है वो क्या है, वो भी मेरा ब्रोकर है, वो क्या करता है, एग्जामिन करता है लेटर्स को। तो यहां पे सबको हैंडराइटिंग के बारे में पता है ए की, यानी कि मेरे फ्रेंड की हैंडराइटिंग के बारे में पता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन उठता है कि जो ये डॉक्यूमेंट है उसमें हैंडराइटिंग ए की है या नहीं, यानी कि डॉक्यूमेंट ए के द्वारा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, ये साइन ए के है या नहीं है, तो उसके बारे में हमें क्या नॉलेज है। और अगर जो हम ओपिनियन देते हैं, यानी कि मैं, मेरा क्लर्क, मेरा ब्रोकर ओपिनियन देता, तो वो ओपिनियन क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 47 कैपिटल ए, ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। द कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन, when the court has to
form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कहीं भी कोर्ट को क्या करनी है, फॉर्म करनी है opinion, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस पर्सन के हैं या नहीं है, तो वो किसकी ओपिनियन लेंगे, कोर्ट किसकी ओपिनियन लेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या लेगा, ओपिनियन लेगा। क्लियर, और वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो ओपिनियन क्या हो जाएगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो ओपिनियन होगी वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 48 ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, कि भैया किसी भी राइट या किसी भी कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन लेनी है, तो वो किस व्यक्ति से लेगी, कोर्ट। When the court has to form an opinion as to the existence of general custom or right, the opinions as to the existence of such customs, right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant। यानी कि ऐसे व्यक्ति से लेगी जिस व्यक्ति को उस राइट्स के बारे में, उन जनरल राइट्स के बारे में, उन जनरल कस्टम्स के बारे में नॉलेज होगी, उस व्यक्ति की ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे जो हमने बात करी है सेक्शन 48 में, किन कस्टम्स के बारे में बात करी है, किन राइट्स के बारे में बात करी है, जनरल कस्टम्स के बारे में, जनरल राइट्स के बारे में बात करी गई है। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। अब इलिस्ट्रेशन से आपको सेक्शन और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विदिन मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब देखिए क्या है, जो विलेजर्स है वहां पे एक क्या है, पर्टिकुलर विलेज में क्या है, एक कुआं है। अब उस वेल से क्या लेते हैं, उस वेल के पानी को क्या करती है, सारे जो विलेजर्स हैं वो क्या, गांववासी क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि उस कुएं का जो वाटर का यूज होता है वो सारे गांववासी करते हैं। अब वो क्या है, एक तरीके से क्या है, वो जनरल राइट है। क्लियर। सेक्शन 49 opinion as to usage, tenants, etc. when relevant. When the court has to form opinion as to the usage or tenets of any body of man or family, the constitution and the government of any religious or charitable foundation, or the meaning of the words or terms used in a particular district or by particular class of people, the opinion of person having special means of knowledge thereon are relevant fact। अब देखिए मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड में क्या होता है, कई बार क्या बोलते हैं, किसी किसी एरिया में, किसी किसी जगह में क्या बोला जाता है, बीघा, कि जी मेरे पास तो 4 बीघा है, मेरे पास तो 50 बीघा है, मेरे पास तो 110 बीघा है। कई बोलते हैं किले, उत्तराखंड की साइड जाएंगे तो बोलते हैं नाली। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज जो डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कॉमनली क्या करते हैं, उस चीज को बोलते हैं, जो उनके वर्ड्स रहते हैं, जो उनकी टर्म्स रहते हैं, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कोर्ट को करनी है, ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो उस व्यक्ति से पूछेगा जिस व्यक्ति को इन सब चीजों के बारे में पता होगा, उसकी ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट, ओपिनियन ऑन रिलेशन व्हेन रेलिवेंट। When the court has to form an opinion as to the relation of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relation of any person who, as a member of a family or otherwise, has special means of knowledge on the subject is relevant fact। अगर हम बात करते हैं किसी भी रिलेशन की, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करनी है किसी भी रिलेशनशिप की, तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे लोगों का कंडक्ट, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनका कंडक्ट कैसा, वो कैसा कंडक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशन, यानी कि उस रिलेशन के एग्जिस्टेंस पे क्या कंडक्ट एक्सप्रेस करा जा रहा है। और एन एग्जांपल, कोई भी पति पत्नी है तो सिंपल सी बात है, आप क्या चीज देखोगे, वो पति पत्नी की तरीके से रह रहे होंगे। क्लियर, वो सारे के जो लेडी होंगी, वुमेन होंगी, वो घर के काम कर रही होंगी। क्लियर, वो सारे जो हस्बैंड होगा वो खर्चे उठा रहा होगा, और कहीं भी जा रहे होंगे तो साथ जा रहे होंगे, तो ऐसे नॉर्मल कंडक्ट, तो उन कंडक्टों से देखा जाता है लोग उन्हें क्या कर रहे होंगे, भैया भाभी, लाइक कुछ भी आसपास फैमिली के मेंबर का कंडक्ट, तो कंडक्ट से देखा जाएगा कि लोग उनके उन लोगों के रिलेशन को कैसे, एग्जिस्टेंस को कैसे कंडक्ट से एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर, प्रोवाइड द सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट। बट अगर हम बात करते हैं इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 की, तो ऐसी ओपिनियन पर्संस की क्या नहीं होगी, मैरिज को प्रूव नहीं करेगी। क्लियर, मैरिज को प्रूव करने के लिए ये ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 494, 495, 497, 498 को भी प्रूव करने के लिए क्या ये जो हमारा ओपिनियन से सफिशिएंट नहीं होगी। अब फॉर एन एग्जांपल आप देखिए, नई नई शादी होती है, अब नई नई शादी होती है तो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं आपको क्या बतलाते हैं, डिनर्स में बुलाते हैं, तो हमारे फैमिली के कंडक्ट, लोगों के कंडक्ट से हमें पता चलता है कि ये रिलेशन एग्जिस्टेंस में है या नहीं है।
लाइक नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो लड़की ने क्या लगा रखा है, सिंदूर लगा रखा है, मंगलसूत्र पहन रखा है, तो ये सारी सिचुएशंस क्या है, ये भैया एग्जिस्टेंस, उनके कंडक्ट और लोगों के कंडक्ट से पता चल रहा है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, जिनकी रिलेशनशिप है वो एग्जिस्टेंस में है। अब इलिस्ट्रेशन से और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। अगर बात करते हैं कि कोर्ट को करनी है, ओपिनियन फॉर्म करनी है कि ए और बी शादीशुदा है या नहीं। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इज रेलेवेंट। उनके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उन्हें किस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा, फ्रेंड्स का कंडक्ट, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट कहलाया जाएगा। उन पर्सन का कंडक्ट क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इलिस्ट्रेशन बी। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी। अगर क्वेश्चन उठता है कोर्ट में कि ए बी का लेजिटिमेट सन है या नहीं, द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर ऑफ द फैमिली इज रेलेवेंट। तो यहां पे क्या देखेगा, जगह जो ए उसे ऑलवेज ट्रीट करा जाता है मेंबर्स के द्वारा, फैमिली के मेंबर्स के द्वारा, वो किस तरीके से ट्रीट करा जाता है, यानी कि फैमिली मेंबर का कंडक्ट क्या होगा, रेलेवेंट होगा। यानी कि ए किस तरीके से ट्रीट होता है, बी के बच्चे के समान। क्लियर। यानी कि ए किसका बच्चा है, बी का, यानी कि ए किसका लड़का है, बी का। इस तरीके से और सारे फैमिली मेंबर उसे ट्रीट करते हैं, तो यहां पे उनका कंडक्ट क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। Come to the last section of this video, section 51. Grounds of opinion when relevant. Whenever the opinion of any living person is relevant. अगर हम बात करते हैं किसी भी living person की opinion क्या है, relevant है, the ground on which such opinion is based are also relevant. यानी कि जिस grounds पे वो opinion बेस करती है, बेस्ड है, यानी कि जिस ग्राउंड पे वो ओपिनियन बेस्ड है, वो ग्राउंड्स भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। समझ आ रहा है। जब किसी व्यक्ति का ओपिनियन, किसी भी लिविंग पर्सन की ओपिनियन क्या है, रेलिवेंट है, तो जिस ग्राउंड्स पे उसके ओपिनियन बेस्ड है, यानी कि जिस ग्राउंड्स पे उसने वो ओपिनियन दी है, तो ग्राउंड्स भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई होगी, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुने। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस bell icon for the new videos. Thank you so much guys for your support. Have a nice day.